हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रूपरेखा आउटलाइंस। ये जो हमारा थर्ड पेपर है उसके अंतर्गत है। आउटलाइन का शाब्दिक अर्थ सीमा रेखा या रूपरेखा बनाना शोध से संबंधित ऐसे बिंदु जिन्हें लेखन में प्रस्तुत करना आवश्यक है उसे वास्तविक प्रतिवेदन लेखन से पूर्व रेखाबद्ध करने को शोध रूपरेखा बनाना कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो कुछ भी हमें अपने शोध में लेना है, जिन जिन बिंदुओं को सम्मिलित करना है, उनका शोध शुरू करने से पहले, शोध स्टार्ट करने से पहले उन सारे बिंदुओं को, उन सारे पॉइंट्स को एक जगह क्रमबद्ध तरीके से लिखने को ही रूपरेखा कहते हैं। शोध प्रतिवेदन को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन में जो कुछ लिखना है उसकी एक आधारभूत रेखा बना ली जाए। जब हम शोध कार्य करते हैं तो शोध कार्य एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो हम रिसर्च लिखते हैं, जैसे मटेरियल एकत्र करते हैं, फिर जैसे उसका एनालिसिस, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में हम अपने मेन सब्जेक्ट से, मेन विषय से इधर उधर ना भटक जाएं, इसके लिए हमें सबसे पहले शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। उसमें ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि किन किन चीज़ों को सम्मिलित करना है और किस प्रकार हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि हमारा शोध प्रारूप, हमारा शोध प्रतिवेदन जो है वो अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं भटकता। उसकी जो दिशा जो है वो रूपरेखा निर्देशित करती है, मार्गदर्शन करती है। ये शोध का जो है रूपरेखा मार्गदर्शन करती है। लंबे शोध कार्य जैसे पीएचडी, शोध प्रबंध विभिन्न चरणों में संपन्न होते हैं। अतः शोध के मुख्य प्रसंगों की अस्थायी या प्रयोगात्मक रूपरेखा का अत्यधिक महत्व होता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि बहुत लंबे समय तक चलता है। जो हमारा पीएचडी कार्य होता है या और भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप क्रम होते हैं। तो हम इधर उधर ना चले जाएं, अपने लक्ष्य से, जो हमारा रिसर्च करने का जो मेन उद्देश्य है, जिन चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं हम, उससे इधर उधर ना भटक जाए, इसलिए रूपरेखा तैयार की जाती है। क्योंकि कोई भी शोधकर्ता आसानी से इसमें कुछ जोड़ सकता है और कुछ भागों को हटा सकता है। परंतु शोध रूपरेखा बना लेने का तात्पर्य ये नहीं होता कि अब हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, या जो चीज़ें हमें शोध लिखते समय जो हमें अनावश्यक चीज़ें लगती हैं उन्हें हम आसानी से हटा भी सकते हैं। और यदि कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसा पॉइंट ऐसा है जो कि हमारे शोध के लिए अति महत्वपूर्ण दिखता है, जब हम शोध कार्य करते रहते हैं, लंबी प्रक्रिया होती है, उस दरमियान यदि हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो हमें लगे कि हमारे शोध के लिए बहुत सही है, और किंतु उसको हम लोग रूपरेखा में नहीं लिए, तो हम उसको रूपरेखा में ऐड भी कर सकते हैं, और जो रूपरेखा में अनावश्यक चीज़ें ऐड हो गई हैं उन्हें हटा भी सकते हैं। रूपरेखा एक रफली जो है वो हमारे शोध कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह एक जो है आउटलाइन जो है, यानी रूपरेखा जो है, वो एक टूल का कार्य करती है, यानी एक उपकरण का कार्य करती है, जिसमें टॉपिक या थीसिस के लिखित विचारों को, यानी कि जो कुछ भी हम लोग लिखित विचार होते हैं हमारे, जो कुछ भी हम उस थीसिस के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं ज्ञान, उसके उन विचारों को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि एक क्रम में व्यवस्थित करना कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, और उसके बाद कौन सी चीज़ आएगी, और उन सारे शीर्षक और उस शीर्षकों में आपस में संबंध स्थापित करना ही जो है हमारी रूपरेखा का मेन काम है। फिर है परिभाषा। रूपरेखा शोध पत्र या प्रतिवेदन को संगठित करने एवं उसके बारे में विचार करने के तरीके के रूप में उपयोगी होती है। यानी कि शोध रूपरेखा जो है
वो प्रतिवेदन को संगठित करने, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट हमको ऐड करना है, उनको संगठित करने, एक जगह लिखने, एकत्र करने तथा विचार करने के तरीके के रूप में उपयोग होती है। यानी कि किस तरीके से हमें विचार करना है आगे क्रम वाइज, उसका एक उपयोगी तरीका है। अतः रूपरेखा विचारों को इस प्रकार जोड़ने की औपचारिक प्रणाली है जिसमें ये देखा जा सके कि किस प्रकार विचारों को कागज पर उतार कर देखा जा सकता है। यानी कि यह जो रूपरेखा होती है ये औपचारिक प्रणाली है। इसमें हम अपने विचारों को एक क्रम प्रदान करते हैं, एक तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचारों को क्रम में लिखते हैं तथा इसमें किस प्रकार यह एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें यह भी देखा जा सकता है कि जो भी पॉइंट्स हैं वो किस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं तथा कौन से पहले आएंगे और कौन से बाद में, कौन सा उपयोगी है और कौन सा पॉइंट उपयोगी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम रूपरेखा के द्वारा पता लगाते हैं कि हमने जो जो पॉइंट सोचे हैं उनमें से कौन सी पॉइंट जो है हमारे शोध के लिए उपयोगी है और कौन सा उपयोगी नहीं है। जो अनावश्यक होता है उसे हम हटा देते हैं। इसके द्वारा हम ये तय करते हैं कि क्या तथ्य इकट्ठा करना है, यानी कौन कौन से तथ्य जो हैं, कौन कौन से डाटा हमें एकत्र करने हैं, किन किन चीज़ों से एकत्र करने हैं, किन से एकत्र करने हैं, कैसे और कब तक इकट्ठा करना है। जब हम लोग रूपरेखा बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों से संबंधित जो है तथ्य लिखे जाते हैं कि हमें क्या तथ्य इकट्ठा करना है, यानी कि हम शोध कार्य जो कर रहे हैं उसमें किन किन तथ्यों को सम्मिलित करना है, इसको एकत्र करते हैं, कहाँ से एकत्र करना है हमें और कब तक एकत्र करना है। इन सारे तथ्यों का विश्लेषण करके रूपरेखा तैयार की जाती है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर रूपरेखा होती है कि क्या क्या इकट्ठा करना है, कहाँ से इकट्ठा करना है जो हमारा डाटा है और कब तक इकट्ठा करना है। फिर है श्रीमती यंग के अनुसार सामग्री का गहराईपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात रूपरेखा तैयार करने की सलाह दी जाती है। यानी कि जो कुछ भी हम जिस विषय पर शोध कर रहे हैं उसमें जो सामग्री है उसका पहले हम गहन अध्ययन करते हैं। उसमें जो जो हमें सामग्री मिलती है, जो जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, जो जो तथ्य हमें मिलते हैं, एकत्र करते हैं, उनका हम पहले गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो है रूपरेखा बनाते हैं जो कि अध्ययन का नक्शा या ब्लूप्रिंट होती है। जो कि अध्ययन का नक्शा यानी कि जो हमने अध्ययन किए उसमें से मेन चीज़ों को उठाकर उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। ये ब्लूप्रिंट होता है, जैसे अंदर का मैटर नहीं, सिर्फ हेडिंग नोट कर लेना। तो ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गई, हेडिंग लिख ली। अब इसके अंदर क्या चीज़ें लिखनी है वो अलग मैटर होता है। वास्तव में रूपरेखा एकत्र किए गए पक्षों का वर्गीकरण होता है। इस प्रकार शोध रूपरेखा से संबंधित मुख्य बिंदु होते हैं जिसके आधार पर शोधकर्ता बाद में विस्तृत रिपोर्ट या प्रतिवेदन लिखता है। कहने का तात्पर्य जो हमने अभी कहा कि इसमें जो है मेन पॉइंट हम लोग लिखे रहते हैं। रूपरेखा में जो है मुख्य बिंदु, जो हमारे अध्ययन से संबंधित मुख्य बिंदु होते हैं उन्हें लिख लेते हैं और उसमें अंदर क्या चीज़ें मैटर लिखनी है, कैसे लिखना है, ये हम जब प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करते हैं तब लिखते हैं। कार्यकारी रूपरेखा या इधर उधर से ली गई रूपरेखा शोधकर्ता को भटकने नहीं देती, केंद्रित करने पर सामर्थ्य होती है। कोई भी शोधकर्ता जब परिश्रम पूर्वक सामग्री एकत्रित करता है तो वह पूर्ण सामग्री को सम्मिलित करने के लिए ललचाता है। यानी कि जब कोई शोधकर्ता जो है अपने शोध से संबंधित सारे तथ्यों को एकत्र करता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो जितना कुछ भी एकत्र किया है, यानी अपनी मेहनत से जितना कुछ भी एकत्र किया है, उन सब को, उन सारे तथ्यों को अपने शोध कार्य में लिखे, यूज करे। किंतु यह अंधे कुएं में गिरने के समान है। क्यों अंधे कुएं में गिरने के समान है? क्योंकि जब हम रिसर्च कार्य स्टार्ट करते हैं और उस समय जितने भी हम इकट्ठा करते जाते हैं, जितने भी मैटर इकट्ठा करते जाते हैं वो बहुत सारा होता है, बहुत सारे
कुछ ऐसे भी मैटर एकत्र हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हमारे रिसर्च में। तो अगर हम उन सब को अपने शोध में लिखना प्रारंभ कर दें, ऐड करें, तो हमारा शोध कार्य जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और अपने मेन उद्देश्य से भटक जाएगा, जिससे सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। शोधकर्ता अधिकांशतः यह मानते हैं कि रूपरेखा संभावित प्रसंगों का सेट है जिसे वह अपने शोध प्रबंध में सम्मिलित करना चाहते हैं। जैसे जैसे कार्य प्रगति करता जाता है, वैसे वैसे मौलिक कार्यकारी रूपरेखा में कुछ प्रसंगों को जोड़कर या हटाकर संशोधन किया जाता है। यानी जैसे जैसे हम रिसर्च कार्य आगे बढ़ता जाता है, हम लिखते जाते हैं, तो उसमें से जो कुछ ही चीज़ें, जो भी हमारी रूपरेखा में कुछ चीज़ें ऐसी हमें लगती हैं कि नहीं ये बेकार का ऐड कर लिए, तो उनको हम हटा सकते हैं। और यदि कोई ज़रूरी चीज़ लगती है कि नहीं, अरे हम तो रूपरेखा में ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शोध से संबंधित, इनको हमने ऐड नहीं किया, तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। फिर है रूपरेखा बनाने के कारण। पहला है लेखन की योजना हेतु निर्देशक के रूप में, यानी कि एक रूपरेखा लेखन की योजना बनाने के लिए आधार का कार्य करती है। यानी जो चीज़ें हमें लिखनी हैं वो हम एक जब प्लान बनाते हैं, प्लान करते हैं शोध लिखने के बारे में, तो रूपरेखा जो है एक निर्देशक का कार्य करती है, हमें दिशा निर्देश करती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। किसी भी शोध प्रतिवेदन एवं व्याख्या को इधर उधर भटक जाने से रोकने के लिए आवश्यक है कि उसकी एक आधारभूत रूपरेखा बना ली जाए। शोध कार्य पूर्ण होने के पश्चात जब रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है, तब यह रूपरेखा मार्गदर्शक का कार्य करती है। अतः प्रतिवेदन लिखने से पूर्व एक औपचारिक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जब हम रिसर्च कार्य पूर्ण कर लेते हैं, तो भी जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, तब भी एक रूपरेखा हमें बना लेनी चाहिए कि हमें प्रतिवेदन में किन किन चीज़ों को जोड़ना है। दूसरा है हमारा लिखित प्रतिवेदन के ढांचे के रूप में। लिखित प्रतिवेदन के ढांचे के रूप में तो रूपरेखा जो है लिखित प्रतिवेदन के ढांचे का कार्य करती है। ढांचे का मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। जिस तरह हड्डियों का ढांचा शरीर को सुंदर स्वरूप प्रदान करता है, यानी कि हड्डी का ढांचा जो होता है हमारे शरीर को सुंदर प्रदान करता है, यानी अंग अलग अलग जो है उस पर सुदृढ़ हो जाते हैं। उसी प्रकार रूपरेखा प्रतिवेदन लेखन को ढांचा प्रदान करता है, यानी एक आकार प्रदान करता है कि किस दिशा में और किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, कर लिखित स्वरूप को प्रस्तुत करता है। ढांचा प्रदान कर लिखित स्वरूप को प्रस्तुत करता है। फिर है हमारा रूपरेखा की उपयोगिता एवं महत्व। पहला है कि किसी भी शोध कार्य या प्रतिवेदन प्रारंभ करने के लिए रूपरेखा महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि जब हम कोई भी शोध कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस अवस्था में प्रतिवेदन रूपरेखा जो है ये सबसे पहले तैयार की जाती है, प्रारंभिक चरण होती है। दूसरा है कि किसी भी शोध विषय की रूपरेखा बनाने पर उसके प्रारूप का पता चलता है। प्रारूप का मतलब आगे किस प्रकार हमें कार्य करना है, इसका पता चलता है। रूपरेखा के द्वारा हम किसी भी शोध विषय के मुख्य भागों को दर्शा सकते हैं। यानी इसके द्वारा हमें ये पता चल सकता है कि कौन सा भाग जो है वो मुख्य है हमारे शोध कार्य के लिए, उसे हम आगे दर्शा सकते हैं। तीसरा है यदि रूपरेखा ठीक से बनी है तो वह अध्ययन को प्रभावित करने वाले पक्षों को प्रस्तुत करेगी। यानी कि यदि ठीक प्रकार से रूपरेखा तैयार हुई है तो जो हमारे शोध में जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ है, उसको प्रभावित करती है, उसको दर्शाती है। फिर है नेक्स्ट, रूपरेखा के बिना सामग्री संचय करके किसी भी नियंत्रण के बिना हम लिखने से तथ्यों का पूर्ण व क्रमिक निरूपण नहीं हो पाता। यानी कि जब तक हम रूपरेखा तैयार नहीं करते तो जो भी हम तथ्य एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको लिखने से एक जो है क्रम प्रदर्शित नहीं होता, तर्कपूर्ण क्रम जो है प्रदर्शित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है रूपरेखा के आधार पर शोध सामग्री का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी रूपरेखा के आधार पर शोध सामग्री का जो है
निरीक्षण और मूल्यांकन एक नज़र में किया जा सकता है, क्योंकि रूपरेखा जो होती है वो छोटी होती है और शोध कार्य जो है बहुत बड़ा होता है। तो हम शोध जो रूपरेखा को देखकर ही उसकी सारी सामग्रियों का और शोध का निरीक्षण और मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रूपरेखा शोध अध्ययन को वैज्ञानिक बनाती है। एक उत्तम रूपरेखा व्यापक अध्ययन एवं गहन विश्लेषण का परिचायक है और ये शोध प्रबंध की नींव है। क्योंकि रूपरेखा जो है वो एक तर्कपूर्ण ढंग से क्रमिक रूप में होती है, इसलिए ये एक वैज्ञानिक जो है अध्ययन शोध अध्ययन को वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है। सॉरी। नेक्स्ट है शोध रूपरेखा निर्मित करने की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहली प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है शोध विषय का संपूर्ण अध्ययन। रूपरेखा बनाने के लिए सर्वप्रथम शोध अध्ययन के विषय का संपूर्ण एवं गहराई से अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जब हम रूपरेखा तैयार करें उससे पहले हम जो भी विषय ले रहे हैं उसका गहन जिसका हमें रूपरेखा तैयार करना है उसका गहन अध्ययन करना चाहिए, बारीकी से अध्ययन करें और वो भी संपूर्ण अध्ययन करें। यह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उसके मुख्य भाग कौन से हैं तथा सबका समावेश तभी किया जा सकता है जब शोध अध्ययन के विषय का पूर्ण ज्ञान हो। यानी कि रूपरेखा हम तभी बना सकते हैं जब हमें शोध का जो संपूर्ण प्रारूप है, जो संबंधित तथ्य हैं उनका सबका हमें ज्ञान ना हो, तब तक हम रूपरेखा नहीं बना सकते। रूपरेखा जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे शोध का जो मुख्य भाग है वो कौन सा है। फिर है प्राथमिक या काम चलाऊ रूपरेखा। प्राथमिक या काम चलाऊ रूपरेखा खुले कागजों पर बनाई जाती है। खुले कागज का मतलब कि वो कॉपी में ना बनाकर अलग अलग पेज पर बनाई जाती है, जिसमें प्रत्येक मुख्य टॉपिक के लिए पृथक पेज लिया जाने। कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक, जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के लिए अलग टॉपिक, फिर मेन बॉडी के लिए अलग टॉपिक, कंक्लूजन के लिए अलग पेज, हर टॉपिक के लिए उसके लिए अलग अलग पेज की आवश्यकता होती है। और यह अध्ययन प्राथमिक रूपरेखा पर्याप्त विस्तृत व समझने योग्य होनी चाहिए और यह अध्ययन के सभी मुख्य भागों पर ध्यान केंद्रित करने वाली हो। यानी कि जो हमारी प्राथमिक यानी सबसे पहली रूपरेखा बनाई जाए वो ऐसी बनाई जाए जो सभी टॉपिक पे इतना ध्यान केंद्रित करे। बाद में इस प्राथमिक रूपरेखा को छोटा किया जाए, यानी जब पहली बार बनाया जाए तो विस्तृत होना चाहिए जिसमें अध्ययन के सभी पक्षों का समावेश हो तथा उसके मुख्य भागों पर केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है तार्किक दृष्टि से क्रम निर्धारित करना। रूपरेखा के विभिन्न विषयों को क्रम में प्रस्तुत करने का कार्य में तर्कयुक्त विचार करने की आवश्यकता है। यानी कि जब हम क्रम बनाएं, सीरियल बनाएं, रूपरेखा में जो हेडिंग है, हेडिंग सब हेडिंग्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनकी जब हम रूपरेखा तैयार करें, क्रम निर्धारित करें तो वो तर्कपूर्ण ढंग से हो कि कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा उसके बाद लिखना है और कौन सा उसके अंदर सब हेडिंग में लिखना है। निर्धारित में परीक्षण एवं त्रुटि तकनीक से प्रारंभ करना चाहिए। रूपरेखा का क्रम जो है वो हमें परीक्षण और त्रुटि तकनीक से प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें अध्ययन के मुख्य भागों को क्रम में रखकर उनका आपस में संबंध देखना चाहिए। यानी जब हम एक क्रम में रखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि पहले, दूसरे, तीसरे क्रमों में आपस में कोई संबंध है या नहीं, यानी कि संबंध होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है सचेत विचार एवं सावधानी की आवश्यकता। रूपरेखा बनाने का कार्य तब नहीं करना चाहिए जब मस्तिष्क में बिखरे हुए तत्व, यानी जब हम जो भी तथ्य एकत्र करते हैं या जो भी हमें शोध कार्य करने हैं उससे संबंधित जो हमारे विचार हैं कि किस तरफ किस विषय में हमें शोध कार्य करना है, जब तक ये हमारे माइंड में क्लियर ना हो जाए कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है और कहाँ करना है, किस एज ग्रुप को लेना है, इन सब से रिलेटेड यदि क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में एकदम क्लियर ना हो तब तक रूपरेखा नहीं बनानी चाहिए। इस स्थिति में तथ्यों के मध्य जीवांत संबंध मस्तिष्क के बाहर हो जाते हैं, यानी कि जो मेन चीज़ें हम शामिल करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार जब हमारे पास
रूपरेखा बनाने हेतु पर्याप्त समय या पर्याप्त शक्ति ना हो तब भी रूपरेखा नहीं तैयार करनी चाहिए। यानी समय ना हो बहुत, ये जो है रूपरेखा बनाने का क्रम जो है अभी हमने आगे पढ़ा कि गहन अध्ययन द्वारा बनाना चाहिए। यानी संपूर्ण ज्ञान, जो भी शोध हम करने जा रहे हैं उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो यदि हमारे पास समय नहीं है अध्ययन करने का तो भी रूपरेखा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कम समय में जल्दबाजी में रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती। अगर हम बनाते हैं तो उसमें मेन पॉइंट्स जो हैं हमारे वो नहीं ऐड हो पाएंगे, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है वक्तव्यों को लिखना। इसमें एक रूपरेखा में जिन विषयों तथा उप विषयों के संबंध में लिखना है, रूपरेखा में केवल उन्हीं को लिखना पर्याप्त नहीं है। यानी कि जिन जिन पॉइंट्स को हेडिंग और सब हेडिंग को ऐड करना है, सिर्फ उन्हीं को लिखना आवश्यक नहीं है। अच्छा यह होता है कि उन वक्तव्यों को ही वास्तव में लिख लिया जाए जिनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या या विवेचना रूपरेखा में करनी है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसे हमने अभी लिखा कि शोध रूपरेखा निर्मित करने की प्रक्रिया, अब इसे सिर्फ यही लिखकर हमें रूपरेखा नहीं बना सकते कि शोध रूपरेखा में निर्मित करने की प्रक्रिया, बल्कि इसके अंदर जो सब हेडिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे शोध का संपूर्ण अध्ययन, प्राथमिक या काम चलाऊ रूपरेखा, इसको भी विस्तार से लिखना आवश्यक है, जिससे हम रूपरेखा में विस्तार पूर्वक लिखेंगे। उसकी सब हेडिंग्स को भी लिखना, सिर्फ हेडिंग लिख के काम नहीं चला सकता, बल्कि सब हेडिंग्स को भी लिखना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है विशेषज्ञों से सलाह लेना। प्रारंभिक या काम चलाऊ रूपरेखा बनाने के बाद उस पर सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद क्रमबद्ध रूप से वक्तव्य लिखकर ऐसे विशेषज्ञ व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो स्पष्ट एवं ईमानदार हो। यानी जब हम रूपरेखा बना लेते हैं, उसमें सारी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, तो हमें एक ऐसे विशेषज्ञ, यानी जो उस विषय, जिस विषय पर हम शोध कर रहे हैं उसमें जो विशेषज्ञ है उससे हमें परामर्श लेना चाहिए, जो हमें स्पष्ट और ईमानदारी से बिना किसी संकोच के तथ्यों का तार्किक ढंग से देखते हुए शोधकर्ता खुले दिमाग का हो और अपनी रूपरेखा किसी भी आलोचक या विशेषज्ञ को दिखाकर आलोचना एवं सुझावों पर अमल करे। यानी कि एक ऐसे विशेषज्ञ को दिखानी चाहिए जो उसका जानकार हो और ईमानदारी से उस पर अपने जो है सुझाव दे सके, और जो शोध करता है उसे भी खुले दिमाग का होना चाहिए, जो कि विशेषज्ञ की सलाहों को माने। उपयुक्त चरणों को क्रमबद्ध रूप से उपयोग में लाकर एक शोधकर्ता अपनी शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। यानी कि जो जो अभी पॉइंट्स थे कि शोध विषय का संपूर्ण अध्ययन, प्राथमिक एवं काम चलाऊ रूपरेखा बनाना, तार्किक दृष्टि से क्रमबद्ध क्रम निर्धारित करना, सचेत विचार एवं सावधानी कर सकता, इन सभी को सही प्रकार से उपयोग करके, क्रमबद्ध तरीके से उपयोग करके शोध प्रतिवेदन की रूपरेखा अच्छी तरह से बनाई जा सकती है, जो आगे जाकर उसके शोध प्रबंध या प्रतिवेदन लेखन में एक अच्छे मार्गदर्शन का कार्य करती है। अगर सारे सब हेडिंग्स को ध्यान में रख कर रूपरेखा तैयार की जाए तो शोध लिखने में काफ़ी सरलता होगी और अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा।